हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड है। उसमें टी.डब्ल्यू. एंगलमैन जी का भी एक नाम लिया गया था, जिन्होंने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग क्लेडोफोरा एल्गी और एरोबिक बैक्टीरियाज उन्होंने यूज किए थे। शायद आपको अगर पुराने लेक्चर आप देखें तो आपको पता लग जाए कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मैंने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की थी। अब देखिए, अगर मैं टोटल सनलाइट की बात करूं तो सनलाइट को हम इस तौर पे लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे अर्थ के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली जो रेडिएशंस हैं वो फॉल करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। बट सारी की सारी रेडिएशंस डिफरेंट वेवलेंथ्स की हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जिसमें आपका ओजोन लेयर का सबसे बड़ा रीजन रहता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ इतना सा ही एरिया है जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर पाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, और इस एरिया को आप विजिबल स्पेक्ट्रम कह दीजिए, आप इसे व्हाइट लाइट कह दीजिए, या फोटोसिंथेसिस के नजरिए से देखा जाए तो हम इसे फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन या इन शॉर्ट पार कहते हैं, जो कि टोटल सनलाइट का अप्रॉक्स 50% होता है। अब इस विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर जो वेवलेंथ हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकती है या क्रॉस कर पाती है वो अप्रॉक्स 400 नैनोमीटर से लेकर उनकी जो रेंज है 700 नैनोमीटर तक रहती है। और यही वो स्पेक्ट्रम है जिसके अंतर्गत, जिसकी लिमिट्स के अंदर रहते हुए प्लांट्स अपनी फोटोसिंथेटिक या फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को चला पाता है। तो टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में जो क्लेडोफोरा जैसा एल्गी उन्होंने कंसीडर किया, उसको एक्वेटिक एक सेटअप के अंदर रखा, और उस पे उन्होंने प्रिज्म के यूज के थ्रू व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर इस तरह से विजिबल स्पेक्ट्रम में स्कैटर कर जब इंसिडेंट किया तो देखा कि जो रेड रीजन और ब्लू रीजन है उस पे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाई दे रही है, और इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एरोबिक बैक्टीरियाज को वहां पे यूज किया और कहा कि देखिए ये एरोबिक बैक्टीरियाज उस एक्वेटिक सेटअप जिसके अंदर क्लेडोफोरा एल्गी है सिर्फ उसी जगह पे एक्युमुलेट होगा जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या प्रेजेंस होगी। तो जब देखा तो पता लगा कि जो प्रेजेंस है वो रेड रीजन वाले पे भी ज्यादा है और ब्लू रीजन वाले पे भी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका जो हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहता है वो आपका खास तौर पे इस विजिबल स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन पे रहता है। अब यहाँ पे जो हम प्रूव करने वाले हैं वो क्या प्रूव करने वाले हैं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम हमने टी.डब्ल्यू. एंगलमैन वाले एक्सपेरिमेंट में एक बार उसके बारे में बात की थी, उसको एनसीईआरटी के थ्रू, अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो ये वाले ग्राफ्स आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी दिए हुए, मैंने इनको थोड़ा सा रफली यहाँ पे ड्रॉ किया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई इन ग्राफ्स के बारे में बात क्या हुई है। तो इन ग्राफ्स में जो एक्स एक्सिस है उस पे आपको वेवलेंथ के बारे में बताया गया, वेवलेंथ की रेंज बताई गई है, और हर एक ग्राफ एक अलग चीज यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। जो पहला ग्राफ है वो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहा है, वो भी बाय डिफरेंट फोटोपिगमेंट्स। जिस तरह से अभी हमने फोटोपिगमेंट्स के बारे में बात की कि हमारे पास प्लांट के अंदर क्या सिर्फ एक ही तरह की फोटोपिगमेंट होती है, तो मैंने आपको समझाया कि नहीं, जब हमने क्रोमेटोग्राफी की और जब उसका क्रोमेटोग्राम जैसे पिक्चर को देखा तो हमें पता चला कि वहां पे 4 तरह की फोटोपिगमेंट्स होती है, जिसके अंदर आपके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आपके पास ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स के बारे में बात हुई, या कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात हुई। तो उन्हीं डिफरेंट पिगमेंट्स की यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया गया है कि हाँ जी बताइए कि विजिबल रेंज में या विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन सी फोटोपिगमेंट किस तरह की वेवलेंथ पे ज्यादा एक्टिव है या ज्यादा कौन सी तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड्स की बात की गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन पे, खास तौर पे इस वाले रीजन पे आपको ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा बाय दिस टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट्स, और इस रीजन पे भी आपको ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा बाय दिस टाइप ऑफ फोटोपिगमेंट्स। ये वाला जो रीजन है, अगर आप इस विजिबल स्पेक्ट्रम को देखें, मैंने इसको यहाँ पे स्कैटर करके बताया है कि कौन सा वेवलेंथ किस तरह का कलर प्रोड्यूस करता है। तो 400 नैनोमीटर के आसपास जो वेवलेंथ होती है वहां पे आपको वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाएंगी कलर का जो चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला, ये एरिया हम ब्लू रीजन मान के चलते हैं, और ये वाला जो एरिया है इसको हम नॉर्मली
रेड रीजन मान के चलते हैं। और हमें उस TW एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट से ही पता चल चुका है कि रेड रीजन के अंदर और ब्लू रीजन के अंदर ही सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, जो कि एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। दिस इज ब्लू। ओके, अब इन ग्राफ्स को देखें, हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पे यही सेम विजिबल स्पेक्ट्रम की एक रेंज दिखा दी और बताया, उसके थ्योरेटिकली समझाया कि इस रीजन पे आपकी जितनी भी फोटो पिगमेंट्स है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रही है इन वेवलेंथ्स का, जो जिनकी रेंज कुछ 400 के आसपास रही होगी। और इस पे जिन पिगमेंट्स जितने भी आपके पिगमेंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लू रेड रीजन में रहा होगा, जिनकी रेंज 700 के आसपास रही होगी। तो पहला जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसको किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हमने डेफिनेटली मेजर किया होगा, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जो है वो होता है आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस बात का ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, फोटो पिगमेंट्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए। दूसरा जो ग्राफ है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि किन वेवलेंथ्स पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रहा है। तो देखिए ग्राफ से तो दिख ही रहा है हमें कि इन वाले इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने का तरीका है वो मैं भी आपको रिसेंटली बता के हटा हूं कि या तो आप देख लीजिए कि कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, या फिर ये देख लीजिए कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो डेफिनेटली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ही शुगर बनाया जाता है। तो यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम की बात हुई है, जिसको हम नॉर्मली ऑक्सीजन की एवोल्यूशन या CO2 के एब्जॉर्प्शन के बेस पे मेजर कर सकते हैं। जो थर्ड ग्राफ है वो थर्ड ग्राफ है एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ओवरलैप ग्राफ, जिसमें बताया गया है कि देखिए जो आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम है, मतलब कि ये वाला जो व्हाइट कलर का ग्राफ है दिखाया यहाँ पे, व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जिसको रेड कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, कि इन एरियाज में एब्जॉर्प्शन भी विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की ज्यादा है, खासतौर पे रेड और ब्लू रीजन के, और साथ में इन्हीं वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा है। इसमें एक चीज जो यहाँ पे हम ऐड ऑन कर सकते हैं वो सिर्फ इतनी है कि अगर बीच के एरिया को देखा जाए, आप किसी भी ग्राफ को उठा लीजिए, इस एरिया को देखा जाए, इस वाले एरिया को, और इसको इस तरह से लिखा जाए यहाँ पे विब्ग्योर करके, विब, तो हमें देखने को क्या मिलता है कि इस एरिया में जिसमें खास तौर पे इन कलर्स की वेवलेंथ्स ग्रीन एंड येलो प्रेजेंट होती है, उसमें सबसे कम एब्जॉर्प्शन भी है, मतलब उन वेवलेंथ का सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ में क्योंकि एब्जॉर्प्शन उन वेवलेंथ पे सबसे कम होता है, इसलिए वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आप देख सकते हैं बाकी रेड और ब्लू रीजन के मुकाबले काफी कम है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इन वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, हाँ इनकी एब्जॉर्प्शन बाकी वेवलेंथ्स के मुकाबले बहुत कम है, और यही कारण है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन या येलोइश क्यों दिखते हैं। कारण क्योंकि ये जो वेवलेंथ्स है ये ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक होती है, और जो भी चीज हमें रिफ्लेक्ट बैक होकर दिखती है कलर भी वैसा ही दिखता है, जो कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये तीन पैराग्राफ्स जो है, सॉरी ग्राफ्स जो है वो आपको तीन अलग अलग चीजों के बारे में समझा रहे हैं। पहला आपके बारे में बात कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा आपके बारे में एक्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, तीसरा ग्राफ जो है वो आपके एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के ओवरलैप्ड फॉर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां तक आपका जो भी बेसिक था वो फोटोसिंथेसिस का कंसीडर किया जो हमने, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद का जो पार्ट होगा वहां पे हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से चलता है, उसके कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल रूल्स हैं जो हमें समझने को बहुत जरूरी है, इससे पहले कि हम उसके टिपिकल रिएक्शंस या कहें पाथवेज को समझें।